Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम बायोलॉजी पोर्शन अपना स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स who wants to be prepared for Pakistan Army, AMC, AFNS or NUMS or NCAT, उनके लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर है फॉर बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 1। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन हम अपने आज के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, अपना आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक स्क्रीन शेयर होती है तब तक प्लीज रिसाइट दरूद पाक with me one time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। Okay, so today's lecture is about biology test preparation, and this is lecture number 1 for biology. Okay, cell biology and biomolecules, the very important one. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह इन्हीं दो टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेगा, लाइक सेल बायोलॉजी क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, उनमें से कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं? ऑब्वियसली दैट इज लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की फंक्शनैलिटी क्या है और इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, दे कंटेन पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। If the lysosomal membrane ruptures, these enzymes may digest the cell's own components, leading to autolysis. This is why lysosomes are very important in intracellular digestion and removal of damaged organelles. मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं। सेल के अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, टिश्यूज होते हैं, एज वेल हम जो खुराक खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए भी, हमें प्रोटीन की डाइजेशन के लिए भी, लिपिड्स की डाइजेशन के लिए भी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए भी कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो तमाम एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? वो लाइसोसोम्स से आते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे सेल के अंदर डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बेसिकली लाइसोसोम रिमूव कर देता है। दैट इज व्हाई इसको हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज पर्पस्ड बाय। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक का, वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने, सेलिडन एंड शिकवान ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सिंगर एंड निकोलसन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। याद रखें, बायो का जो पोर्शन है ना, मैक्सिममली ये साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ऑर्गन्स के इर्द गिर्द घूमता है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स के इर्द गिर्द घूमता है, सिस्टम्स के इर्द गिर्द घूमता है, मेडिसिन एंड डिजीज के इर्द गिर्द घूमता है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको याद रखिएगा। ओके, सिंगर एंड निकोलसन इज द राइट ऑप्शन। 1972 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, जिसमें प्रोटीन एम्बेड होती है लाइक मोज़ेक। The term fluid means phospholipids and some proteins can move laterally, while mosaic refers to irregular arrangement of proteins. Simply, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स बाइलेयर
के साथ बनी है जिसमें प्रोटीन एम्बेड होती है और प्रोटीन की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, मींस वो पूछना चाहते हैं ये आपके पेपर में पता है किस तरह से है, ये राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये बेसिकली आपकी बुक की ही लाइन है, बट उन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया उन्होंने क्वेश्चन को अरेंजमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, तो सेम वही आरएनए एंड प्रोटीन होंगे। राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। In prokaryotes, ribosomes are 70s, while in eukaryotes, cytoplasmic ribosomes are 80s। ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स 70s में होते हैं, while in eukaryotes they are in 80s। Ribosomes may be free in cytoplasm or attached to rough endoplasmic reticulum। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। ओके जी। विच सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन मेच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स। रेड मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल है सेल का जो एब्सेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या हेमोग्लोबिन। द राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस? मेच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स लूज देयर न्यूक्लियस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो मेच्योरियन मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो मेच्योर हो चुके होते हैं, वो लूज करते हैं न्यूक्लियस को डेवलपमेंट के दौरान। आपने पूरे के पूरे इस प्रोसेस को याद रखना है कि डेवलपमेंट के दौरान रेड ब्लड सेल्स जो कि मेच्योर हो चुके हैं मेमल्स के, वो क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस को खो देते हैं। दिस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन। इससे हेमोग्लोबिन को मोर स्पेस मिलती है, जो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करती है। और however, because they lack a nucleus, mature red blood cells cannot divide or synthesize new protein efficiently। न्यू प्रोटीन में ना तो ये डिवाइड हो सकती है, ना ये न्यू प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के बनने को हमने दो तरह के प्रोसेस से पढ़ा था, जिसमें ट्रांसलेशन होती है और क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के दो प्रोसेस आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। दो ही प्रोसेस होते हैं, एक के नाम मैंने बता दिया ट्रांसलेशन, और सेकंड क्या होता है ये आपने मुझे बताना होगा। ओके, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन टू एंड आउट ऑफ सेल? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एज ए गार्ड काम करती है। इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? सेल के अंदर और आउट जाने वाले चीजों को उन पे ये निगरानी रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के लिए सुटेबल है उसको अंदर एंटर होने देती है, और जो चीजें बाहर डाइजेस्ट करके या जिसे बाहर निकालना हो उनको भी वो बाहर निकालती है। अब मेरे से यहाँ पे एक मेरी कैंडिडेट थी, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि सर फिर वायरसेस या बैक्टीरियाज क्यों एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी तगड़ी है, गार्ड के तौर पे काम करती है? तो बेटा आप एक सिंपल सी एग्जांपल याद रखें। उन्होंने मतलब अगर फर्ज करो वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है, तो उसकी कोई आइडेंटिटी होगी, वो इस गार्ड को दिखाएगा और अंदर एंटर हो जाएगा। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, वो अपनी डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं होती। डुप्लीकेट आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी बनाते हैं, वो इस गार्ड सेल को देते हैं और अंदर एंटर हो जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन लगा था, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को सब्सटेंस के अंदर एंटर होने देती है या बाहर लीव करने देती है।
It controls transport through diffusion, osmosis, diffusion, active transport, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इन सब की डेफिनेशंस आपने करनी, ठीक है। Which organelle is directly involved in packaging and secretion of protein? Golgi apparatus। इसके 7-8 काम होते हैं। मॉडिफाई करता है ये भी ऑर्गेनेल है। मॉडिफाई के बाद ये सॉर्टिंग करता है, मतलब कैटेगरी वाइज चीजों को अलग अलग करता है। सॉर्टिंग करने के बाद उनको पैकेजिंग करता है, पैकेज करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करता है या सीक्रेट करता है। ये फंक्शंस हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की, और कई बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये चारों फंक्शंस गोल्जी ऑपरेटर्स के हैं। मॉडिफाई करना सब्सटेंस को, एंड देन सॉल्ट करना, एंड सॉर्ट का मतलब होता है उनको अलग अलग करना, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना या सिक्रीशन करना। ये गोल्जी ऑपरेटर्स के काम हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टी। क्रिस्टी आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो राइट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिस्टी आर इनवर्ड फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अंदरूनी परत है वो क्रिस्टी की है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोर क्रिस्टी मीन ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। सबसे पहले देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यस, इसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए पैदा होती है और एटीपी की फॉर्म में पैदा होती है। तीन चीजें याद रखनी होगी। अब नेक्स्ट आपको ये याद होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी इनर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? ये क्रिस्टे की बनी होती है। और क्रिस्टे क्या करता है? ये मोर सरफेस एरिया देता है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रोटीन ज्यादा बनेगी, रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, एटीपी ज्यादा बनेगी, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज। सो ये आपने इंपॉर्टेंटली चीजें याद रखनी। द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम्स फॉर्मेशन, एटीपी प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस। राइट ऑप्शन इज राइबोसोम फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियस है। द न्यूक्लियस इज डेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक डेंस रीजन होता है जहां पे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होते हैं एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स आर असेंबल्ड। अब हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर वो एरियाज जो डेंस होते हैं उनको न्यूक्लियस कहते हैं, और वहां पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, असेंबल होते हैं। अगर राइबोसोमल आरएनए बन रहे हैं मतलब राइबोसोम की फॉर्मेशन हो रही है, सिंपल। और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेल ऑर्गेनेली इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी ऑपरेटस। हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या पढ़ी है? डबल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हमने अभी पढ़ी है, वो किस चीज की बनी होती है? वो क्रिस्टी की बनी होती है। इसका मतलब अगर इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है तो इसकी कोई आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, होगी। यस होगी। इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही दो मेम्ब्रेन्स होती है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स बिकॉज प्रोकैरियोटिक्स, याद रखिएगा दो चीजें। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर ना तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस कह लो या आप कह लो कि न्यूक्लियस नहीं होता, आरजी होता है। कॉफी ठंडी हो गई भाई। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या अगर आप कह लो न्यूक्लियस होता भी है तो आरजी होता है। और दूसरा इसके साथ क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है।
ये दो मेन चीजें हैं बेटा, ये दोनों आपने याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ऑर्गेनेल जो होते हैं मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड नहीं होते। यूकेरियोटिक सेल्स में ये दोनों होते हैं। बात खत्म। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपने पढ़नी। विच बायोमालिक्यूल इज द मेन सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी? कौन सा बायोमालिक्यूल है जो क्विक एनर्जी का सोर्स बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बेटा क्विक एनर्जी देते हैं। ये बात याद रखें। कौन से बायोमालिक्यूल्स हैं जो क्विक एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2nOn। अगर इसकी रेशो पूछी जाए 1:1, ये याद रखिएगा। ओके जी, विच बॉन्ड जॉइंस अमाइनो एसिड्स टुगेदर? अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये अमाइनो ग्रुप, ये द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड्स। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरी तरफ क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, या इन दोनों के दरमियान होता है। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पेप्टाइड उसी का होता है, अमाइनो एसिड्स का ही होता है। अमाइनो ग्रुप भी अमाइनो एसिड्स का ही होता है। इनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये आपने बात याद रखनी। ओके, नेक्स्ट है जी, मल्टीपल अमाइनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने आपको क्या बोला? जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, इट मींस आप आधे से भी कम काम कर। अब ये एक लाइन है जो AMC के पेपर में पूछी जा चुकी है। मल्टीपल अमाइनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है। Which level of protein structure is stabilized mainly by hydrogen bonds between peptide? Which level of protein structure is stabilized mainly by hydrogen bonds between peptide chains? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं इनमें अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। These structures are stabilized mainly by hydrogen bonds between the backbone atoms of the polypeptide chain. Primarily, structure is determined by amino acid sequence, while tertiary structure depends on overall folding. Enzymes mostly proteins ही होती हैं। Enzymes are globular protein जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। सो आपको याद रखना है, एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस स्पीड अप हो जाते हैं। ठीक है जी। सम RNA मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। ओके, तो हम कहां पे थे बेटे? हम यहां पे थे कि जो एंजाइम्स है ना, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद आ जाओ, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंजाइम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे इंक्रीज करते हैं या स्पीड अप करते हैं? तो सिंपली बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये याद रखिएगा चीज।
एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स लो करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। विच फैक्टर डीनेचर्स एंजाइम्स एट हाई टेम्परेचर। याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम्स है ना, वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ऑप्टिमम मतलब अगर किसी एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड है फर्ज करो, तो वो इसी टेम्परेचर पे बेटा अमल करेगा सही तरीके से, जिसे कहते हैं पीक का काम करेगा, वो इसी टेम्परेचर पे करेगा। जब टेम्परेचर इससे हाई हम कर देंगे तो वो डी नेचर हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट शेप चेंज हो जाएगी। मॉडल्स आपने पढ़े हुए हैं, लॉक एंड की मॉडल पढ़े हुए हैं ना। तो उसके मुताबिक क्या होगा, इंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो जाएगी और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, डी नेचर हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन्स। लॉक एंड की मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स स्पेसिफाइज। हाँ, एंजाइम्स के मुतालिक ही लॉक एंड की मॉडल जो है ये क्या करता है, एंजाइम्स के मुतालिक ही बताता है ना। इसके मुताबिक क्या होता है एक और मॉडल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज्यादातर लॉक एंड की मॉडल आता है। इसके मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो फिक्स शेप होती है, जो एंजाइम्स के अंदर जो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स आपस में ऐसे फिट होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम्स के मुतालिक। विच लिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड। कौन सा है? फास्फोलिपिड। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ phospholipid bilayer. Each phospholipid has a hydrophilic phosphate head and a hydrophobic fatty acid tails. याद रखें, जितने भी फास्फोलिपिड्स हैं उनका हेड हाइड्रोफिलिक फास्फेट का बना होता है, और उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की बनी। इसकी ये जो अरेंजमेंट है हेल्प करती है मेम्ब्रेन को एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसकी सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान एज ए बैरियर, एज ए गार्ड का काम करती है यही चीज, क्योंकि उसका हेड ओ किस चीज का बना होता है? हाइड्रोफिलिक फास्फेट का, टेल उसकी हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड। अच्छा जी, फैट प्रोड्यूस्ड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे कंटेन मोर। वो कहते हैं जी जो फैट्स हैं ये ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये बॉन्ड रिलीज करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड्स प्रोड्यूस अबाउट 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, while carbohydrates produce only 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो आपने याद रखना है, जब लिपिड्स के बॉन्ड्स टूटते हैं कार्बन हाइड्रोजन तो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो रिलीज होती है एनर्जी। जबकि जब कार्बोहाइड्रेट्स में से बॉन्ड्स दोनों में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा होते हैं इसमें कम, कार्बोहाइड्रेट्स में कम होते हैं देन लिपिड्स या फैट्स। लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज आप समझे। अच्छा जी, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए बिकॉज डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज और थायमीन। कितनी तरह की होती हैं? डीऑक्सीराइबोज एंड थायमीन। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में फर्क है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है जिसे हम थायमीन कहते हैं। ठीक है, जबकि थायमीन डीएनए में होती है, आरएनए में इसकी जगह पे होती है यूरासिल। यूरासिल। टोटल कितनी नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं इसमें डीएनए में? 4। कौन कौन सी हैं बताऊं? नहीं, आप नाम बताओगे, ये नेम आपकी असाइनमेंट है।
तो सिर्फ एक नाइट्रोजिनियस बेस है जिनका डिफरेंस है। डीएनए में वो नाइट्रोजिनियस बेस थायमीन है, आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल है। बस ये याद आ। ठीक है जी। बाकी डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। अच्छा जी, ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं डीएनए की, जैसे थायमीन है, गुआनिन है, इनके दरमियान साइटोसिन है, इनके दरमियान जो बनता है बॉन्ड, उस बॉन्डिंग के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है जी। मतलब ये जितनी भी कंप्लीमेंट्री बेसिस होती हैं, या जिसे हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं डीएनए की, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडनीन का पेयर बनता है थायमीन के साथ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन का पेयर बनता है साइटोसिन के साथ, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए का स्ट्रक्चर आर लाइक दिस। यस। तो ये जो थायमीन कर बनता है एडेनिन के साथ, टीए के साथ, इसमें दो एच बॉन्ड्स होते हैं। जबकि गुआनिन का जो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनता है उसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। विच बेस पेयर हैज थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स? ऊपर बढ़ा के आया हूं। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बिकॉज एटीपी, एटीपी क्या होती है? आप कहोगे सर ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। भाई मुझे इसका मुखफ़फ़ नहीं है, एटीपी होती क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। एटीपी बेसिकली क्या होता है? स्टोर्स एनर्जी इन इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, अडिनोसी ट्राईफॉस्फेट बॉन्ड्स। इसमें तीन फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और ये हमें मिलती है एज ए बंच ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो एटीपी बेसिकली क्या करती है? स्टोर करती है एनर्जी को, एंड आफ्टर दैट उस एनर्जी को जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होने हैं उन रिएक्शंस में या यूजफुल जगहों पे वो एनर्जी को यूज करना है, एटीपी का काम होता है। ओके जी। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक्स, जब ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एटीपी एडीपी में चेंज होती है। यानी कि एटीपी के बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड टूट के एडीपी में चेंज हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। फिर एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं, सेल में हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, बायोसिंथेसिस है, ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, फिर एडीपी की सूरत में वो एनर्जी यूज करते हैं। अच्छा जी। द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स सच एज डीएनए, आरएनए और पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनते हैं। सो जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हर न्यूक्लियोटाइड के तीन हिस्से होते हैं। पेंटोज शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनियस बेस होती है। और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ी मुझे बाद में आके ना कहना, ये एमसीक्यूज आपके पेपर में है। दैट्स इट। मैं दूसरों की तरह नहीं पढ़ा। नो, नेवर। Which polysaccharide is the storage carbohydrate in animals? एनिमल्स में ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए यूज होती है। और ये मेनली स्टोर कहाँ पे होती हैं? लिवर एंड मसल्स में। लेकिन मेरा ये, अब आप इसको देखना एक्सप्लेनेशन को, लेकिन मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखो। व्हाट इफ प्लांट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज है एनिमल्स में तो हो गई ग्लाइकोजन में, प्लांट्स में कहाँ पे? असाइनमेंट है आपकी। एआई करो, बुक से ढूंढो, जहां से मर्जी ढूंढो। जो मेरे पेड ग्रुप वाले हैं उन्होंने बुक में ये पढ़ी हुई है चीज। ओके जी। सेलुलोज इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू डाइजेस्ट बिकॉज ह्यूमन लैक्स सेलुलेज एंजाइम्स। ह्यूमन के अंदर ये एंजाइम नहीं होता, जिसकी वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है।
सेलुलोज क्या होता है? इसमें ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होते हैं बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। कॉफी ऐसी हो गई जब पानी। ओके जी। Humans do not produce cellulase enzyme, so they cannot digest cellulose. Question number 28. Which organelle is the site of lipid synthesis? लिपिड्स कहां बनते हैं जी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर पूछा जाए साइट ऑफ लिपिड साइंथेसिस तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर पूछा जाए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोस। अगर पूछा जाए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम अटैच है, इट मींस के प्रोटीन सिंथेसिस की अगर साइट्स की बात करें, राइबोसोम अगर आपके पेपर में नहीं है तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जवाब दे सकते हैं। आई थिंक सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के लिए। विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? वाटर इज नॉन पोलर, वाटर हैज लो स्पेसिफिक हीट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू पोलैरिटी, वाटर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ड्यू टू पोलैरिटी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टुडे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से याद हो गए होंगे। नीचे आई थिंक सो एएमसी के बारे में लिखा हुआ है, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर एएमसी और एएफएनएस, मे कैन कॉन्टेक्ट ऑन माय ऑफिशियल नंबर। आपको इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आई थिंक सो 30 मिनट का ये लेक्चर हो गया। 30 क्वेश्चन 30 मिनट, वाह।